रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मुताला पाकिस्तान में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ज़राई इस्लाहात यानी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। अब हमने ये देखना है कि भुट्टो दौरे हुकूमत में ज़राअत की तरक्की के लिए और किसानों की बेहतरी के लिए क्या क्या इक़दाम जो हैं वो उठाए गए। पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी का पेशा ज़राअत है, यानी पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं उनका जो मेजॉरिटी का प्रोफेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर से यानी ज़राअत से वाबस्ता हैं। भुट्टो हुकूमत ने किसानों को इस्तेसाल से बचाने के लिए दर झैल ज़राई इस्लाहात का ऐलान किया। अब भुट्टो गवर्नमेंट जो थी उसने किसानों को एक्सप्लॉइट होने से, उनको नुकसान से बचाने के लिए कुछ ज़राई इस्लाहात का ऐलान किया, वो दर झैल हैं। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि क्या है। पहले नंबर पर है ज़मीन की इनफरादी हद मलकियत 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी मुकर्रर की गई। ज़ायद ज़मीनें ज़मींदारों से लेकर मुज़ारिन और काश्तकारों में बिला मुआवजा तकसीम कर दी गई। मार्च 1976 तक 15 लाख एकड़ ज़मीन किसानों में तकसीम की गई। यानी अब एक शख्स कितनी ज़मीन अपने पास रख सकता था, 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी ज़मीन अपने पास रख सकता था। इससे ज़ायद अगर किसी के पास ज़मीन होती थी तो वो उनसे वापस ले ली गई और बग़ैर किसी कीमत के, बग़ैर किसी मुआवजे के, फ्री ऑफ कॉस्ट काश्तकारों को, किसानों को वो ज़मीन दे दी गई। अब हमने देखना है कि नहरी ज़मीन क्या होती है और एकड़ बारानी ज़मीन क्या होती है। नहरी ज़मीन वो ज़मीन होती है जहाँ हम इरिगेशन के लिए, आपाशी के लिए नहरों से पानी इस्तेमाल करते हैं, और बारानी ज़मीन वो ज़मीन होती है जहाँ इरिगेशन के लिए हम बारिश का पानी इस्तेमाल करते हैं। फिर मार्च 1976 तक 15 लाख एकड़ ज़मीन किसानों में तकसीम की गई। अब वो ज़मीन जो ज़ायद थी 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी से किसानों, ज़मींदारों के पास, वो उनसे ले ली गई और काश्तकारों में तकसीम कर दी गई। और 1976 तक 15 लाख एकड़ ज़मीन किसानों में तकसीम की गई। दूसरा पॉइंट क्या है, वो सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने मुलाजमत के दौरान और रिटायरमेंट के बाद 2 साल के अंदर ज़मीन खरीदी थी, ऐसे मुलाजमीन के लिए 100 एकड़ ज़मीन महदूद कर दी गई और बाकी ज़मीनों पर हुकूमत का कब्ज़ा हो जाने की पॉलिसी बनाई गई। फ़ौजी अफसरान पर इस शिक का इतलाक़ नहीं होगा। अब ऐसे मुलाजमीन जिन्होंने अपने जॉब के दौरान, अपनी मुलाजमत के दौरान और फिर रिटायरमेंट के बाद, यानी जब वो रिटायर हो गए, जॉब उनकी ख़त्म हो गई और उसके 2 साल के अंदर अंदर कोई ज़मीन ख़रीदी है, तो ऐसे मुलाजमीन सिर्फ अपने पास 100 एकड़ ज़मीन रख सकते थे। इससे ज़ायद जो उनके पास ज़मीन थी वह हुकूमत ने अपने कब्ज़े में ले ली और इसी तरह गरीब जो किसान थे उनमें तकसीम कर दी। लेकिन फ़ौजी अफसरान पर ये जो लॉ था, ये जो शिक थी कि इन्होंने 100 एकड़ ज़मीन रखनी है, ये उन पर इतलाक़ नहीं होती थी। फ़ौजी अफसरान जितनी मर्ज़ी ज़मीन रख सकते थे। फिर नंबर 3 पॉइंट क्या है, तालीमी इदारों यानी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अलावा कोई शख्स मुकर्ररा हद से ज़ायद ज़मीन रखने का हकदार ना होगा। अब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनको अलाउ था कि वो 100 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन अपने पास रख सकते थे, क्योंकि ज़ाहिर है उनको ग्राउंड्स भी चाहिए होते हैं। लेकिन इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अलावा कोई शख्स 100 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकता था। नंबर 4, तमाम मालिया और आबियाना ज़मींदार अदा करेंगे, मुज़ारिन इस अदायगी से मुस्तस्ना होंगे। अब क्या था कि जितना भी टैक्स था, वो लैंड टैक्स हो या वाटर टैक्स हो, वो सब ज़मींदार अदा करेंगे। जो मुज़ारिन होंगे यानी जो खेतों की देखभाल करते हैं वो ये टैक्स अदा नहीं करेंगे। नंबर 5, किसी भी शख्स को अस्तबल, मवेशी, फार्म्स और बागात के नाम पर मुकर्रर हद से ज़ायद ज़मीन रखने की इजाज़त ना होगी। यानी अब कोई भी शख्स 100 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता था। हाँ, अगर कोई अस्तबल बनाना चाहता है, यानी ऐसा एरिया बनाना चाहता है जहाँ वो अपने घोड़े रखेगा, वो स्टेबल्स बनाना चाहता है, या उसने लाइफ स्टॉक फार्म्स बनाने हैं या गार्डन्स बनाने हैं, तो भी वो क्या करेगा कि मुकर्रर हद से ज़मीन ज़्यादा नहीं रख सकता। तमाम शिकारगाहें हुकूमत ने अपनी मलकियत में ले लीं, अलबत्ता तारीख़ी नौइयत की शिकारगाहें मुस्तशना करार दी गईं। अब ऐसी जगहें जो वहाँ पे लोग शिकार करते थे, यानी कि जो हंटिंग ग्राउंड्स थे, वो भी हुकूमत ने अपनी मलकियत में ले ली, ताकि जो आवाम है, जो लोग हैं, वो जानवरों का बहुत ज़्यादा शिकार ना करें, क्योंकि इस तरह तो जानवरों की नस्ल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता जो तारीख़ी नौइयत की शिकारगाहें थीं, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जिन शिकारगाहों का, वो गवर्नमेंट ने उनको छोड़ दिया। मालकान को एक तरफा तौर पर मुज़ारिन को बेदखल करने के हक़ से महरूम कर दिया गया। सिर्फ बटाई ना देने वाले या मुसलमान शराइत की खिलाफ वर्जी करने वाले मुज़ारिन ही बेदखल किए जा सकेंगे।
अब क्या कहा गया कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ऑनर्स हैं, ज़मीनों के मालकान हैं, उनको ये हक़ नहीं होगा कि वो किसी भी वक्त मुज़ाहिरीन को या किसानों को उनके जॉब से हटा दें और उनको उनसे उनकी नौकरी छीन लें। लेकिन जब बिटाई का मौसम आता है और यही मुज़ाहिरीन उसमें धांधली करते हैं या बिटाई नहीं देते या पूरे पैसे नहीं देते ज़मींदार को, तो फिर वो हक़ बजानिब है कि वो इनको जॉब से निकाल सकता है। नंबर 8, हुकूमत ने ज़मीन के छोटे छोटे कतात को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल अराज़ी के नाम से नई स्कीम बनाई। अब इस्तेमाल अराज़ी क्या होता है कि ज़मीन को इकट्ठा करना। तो हुकूमत ने ये देखा कि जो गरीब किसान हैं उनके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं, थोड़े छोटे छोटे खेत हैं जिस पे कि ज़्यादा अच्छी फसल नहीं हो सकती, तो उन्होंने एक स्कीम बनाई कि इन सारी ज़मीनों को, इन सारे किसानों को इकट्ठा कर दिया जाए ताकि वहाँ पे एक अच्छी फसल जो है वो बनाई जाए, इन सबको कंबाइन कर दिया जाए। पाकिस्तान में मशीनी काश्त के लिए तहरीक इमदाद बाहमी की हौसला अफजाई की गई। अब पाकिस्तान में चूँकि ज़्यादातर जो किसान हैं वो बहुत गरीब हैं, वो मशीनें नहीं ख़रीद सकते, तो फिर उन्हें फाइनेंशियल एड जो थी वो दी गई और उसके लिए एक स्कीम बनाई गई, एक जमात बनाई गई जिसे क्या कहते हैं, अंजुमन इमदाद बाहमी। और इस तरह क्या है कि सारे किसान मिलकर, जैसे कोई किसान ट्रैक्टर ख़रीद ले, अगर कोई उसके पास पैसे हैं, कोई ट्यूबवेल लगा ले, कोई खाद ख़रीद ले, और वो सब एक दूसरे की मदद करें। इस तरह इमदाद बाहमी की तरह के तौर पर वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और फसल जो है वो अच्छी पैदा हो सकती है। नंबर 10 पे क्या है, ट्रैक्टर और दूसरी ज़रूरी मशीनरी ख़रीदने के लिए किसानों और ज़मींदारों को आसान इक़सात पर कर्ज़े दिए गए। अब एक ऐसी स्कीम चलाई गई कि जो एग्रीकल्चर मशीनरी है, जैसे ट्रैक्टर्स हैं या लोन्स लेने हैं किसानों ने, तो वो लेने के लिए अब स्कीम बनाई गई कि इन किसानों को, इन ज़मींदारों को आसान किस्तों पर कर्ज़े दिए जाएंगे बैंकों से, और फिर जब भी उनके पास आमदनी हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा, तो बैंकों को वो मुनासिब तरीके से कर्ज़ा वापस कर देंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे हमने लेबर इस्लाहात देखी कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने उसको लिखा है, इसी तरह ज़रूरी इस्लाहात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको याद करना है और याद करने के बाद इसे कॉपी पे नीट एंड क्लीन विद हेडिंग्स, हेडिंग आप नोट से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको देखते हैं कि वो नहीं, मैं खुद से एक अच्छी हेडिंग बना सकता हूँ, तो आप खुद से भी हेडिंग बना सकते हैं, लेकिन काम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए और ज़रूर लिखना है।